ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का नया जो मार्केट में लॉन्च हुआ किताब क्वेश्चन बैंक, आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं। उसका पहला नंबर जो हल प्रश्न पत्र है वो मैं आप लोगों के सामने आज डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। और आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसको पहला क्वेश्चन नंबर है, क्यों राजधानी है, किसकी राजधानी क्यों है? तो क्यों आप लोग का यूक्रेन की राजधानी, यूक्रेन भी काफी चर्चा में रह रहा है, आप लोग पता ही होगा उसके बारे में। चलिए हम लोग देर न करते हुए इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी विथी है, इसका फ्रैंक है, बर्न राजधानी है। स्वीडन पूछिए तो स्टॉकहोम इसकी राजधानी है, और क्रोना इसका मुद्रा है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और पेसेटा इसका मुद्रा है। रोमानिया का बुखारेस्ट हो जाएगा, और हंगरी का बुदापेस्ट हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों को बताए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। और ये आरा के पास पड़ता, आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। बैंगनी या नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। जिसका ज्यादा तरंग दैर्घ्य रहेगा वो कम प्रकीर्णित होगा, जिसका कम तरंग दैर्घ्य रहेगा वो सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होगा। तो लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, इसलिए वो प्रकीर्णित नहीं होता, और नीला या बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, इसलिए वो ज्यादा प्रकीर्णित होता है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो नीला सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है और सबसे कम प्रकीर्णित हुई तो लाल। बात आप लोग को ध्यान में रखना है, लाल सबसे कम प्रकीर्णित होता है। वही बात नीचे लिखा हुआ है, लोग देख सकते हैं। ये सभी बात आप लोगों को मैंने बता दिया। इससे ज्यादा जानने की अब आप लोग को आवश्यकता है नहीं, आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो ये आप लोग का सुमेघ जातियों का उदाहरण है। सुमेघ जातियों का उदाहरण है हिमालय भालू तथा विशाल पांडा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, IUCN के आंकड़े के अनुसार हिमालय भालू तथा विशाल पांडा सुमेघ जातियों का उदाहरण है। ये किसका है? तो IUCN वेबसाइट। सुमेघ किसको कहते हैं? तो वल्नरेबल VU, जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई, उसे सुमेघ प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। ये बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुमेघ की श्रेणी में है, तेंदुआ है, एक सिंग वाला गेंडा है, चीता है, 4 सिंग वाला मृग है, और भारतीय वाइसन समुद्री श्लोक भालू, ये सभी आप लोग सुमेघ की श्रेणी में आते हैं। संकटग्रस्त ऐसी प्रजातियों का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना होता है। इसमें वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे कम शेष रहती है, जैसे संगाई, हिरन, शेर जैसे पूंछ वाला बंदर, नीलगिरी, तबार, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा, पेंगोलिन, ये सभी किसमें संकटग्रस्त प्रजाति है। ध्यान रखिएगा, संकटग्रस्त प्रजाति। ऐसी प्रजातियों का वनों में विलुप्त होने की खतरा बना रहता है। ये वयस्क की संख्या में केवल 250 या उससे कम शेष देखने को मिलते हैं। विलुप्त में क्या आप लोग, जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उसकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो, वो विलुप्त प्रजाति कहलाती है। जैसे डोडो मॉरिशस का डोडो, और स्टीलर्स सी क्रॉड, और थाईलीसिंग तथा अफ्रीका के शेर, ये सभी आप लोग किस में आ जाएंगे? तो विलुप्त प्रजातियों के अंदर आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा। एक है दुर्लभ प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति है, इसको रेयर स्पीसीज। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजाति जो कुछ स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई है। हम्बोसिया डेक्रेंस ब्रीड दक्षिण पश्चिमी घाट भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है। और लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत में संरक्षण के प्रयास हेतु प्रोजेक्ट टाइगर कब निकाला गया? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर निकाला गया। ये सवाल पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो 1973। और प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी 1992 में हाथी का भी प्रोजेक्ट निकाला गया था। हुंगल परियोजना आया था 1970। ध्यान रखिए, हुंगल परियोजना 1970। मगरमच्छ संरक्षण परीक्षण कब आया था? तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में आया था। एक है मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया था। गैंडा परियोजना 1987 में गैंडा परियोजना, और गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। सभी आप लोग एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला है टाइगर बोले तो 1973, और एलिफेंट 92 यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, हुंगल 1970, मगरमच्छ 1974 में बनाई गई तथा 1978 तक 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए थे। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन प्रबंधन परीक्षण संस्था हैदराबाद में, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। और 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता शुरू किया गया था। ध्यान रखना, 1975 में मगरमच्छ, और गैंडा 1987, और गिद्ध बोले तो 2006 से ही मैंने बात आप लोगों को बताया है। एक और बात है,
सभी इंपॉर्टेंट। एक हिम तेंदुआ परियोजना ही पूछा जाता है आप लोग एग्जाम में, वो ध्यान रखिएगा। हिम तेंदुआ 2009 में है। तो ये सही बात आप लोगों को पता लग गया होगा। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है। देखिए चिल्का झील सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है, उत्तरी सरकार तट पर है, उत्तरी सरकार तट पर है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर है अवस्थित। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील भी है। तो सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील भी है। रामसर आर्द्र भूमि की सूची में भी शामिल है। सांभर झील राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। अंतःस्थलीय नमकीन झील है तथा सर्वाधिक लवणीय वाला झील भी है। ध्यान रखिए पूछेगा सबसे ज्यादा लवणीय वाला झील सांभर झील मारिएगा। और सबसे बड़ी लैगून झील तो चिल्का झील मारिएगा। सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन है? तो हो जाएगा चिल्का झील। नमक पानी की झील चिल्का झील। यह है सर्वाधिक लवणीयता वाला झील होगा सांभर। छठा नंबर सवाल, सोलर सेल बने होते हैं किसी के? तो अर्धचालक के बने होते हैं सोलर सेल। देखिए आप लोग इसका थोड़ा क्वालिटी में आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कि पीडीएफ में ऐसा ही दिया गया तो आप लोगों को थोड़ा अगला वर्ष मैं चाहूँगा अच्छा पीडीएफ बनाने का प्रयास करूँ। सोलर सेल में अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से P-N संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। बोलेगा सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर सेल एक पीएन इंजेक्शन डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सिद्धांत के पर कार्य करता है। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि सौर सेल किसके ऊपर काम करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत। तो ये हो गया प्रकाश का प्रत्येक अवशोषित फोटोन एक इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र होल उत्पन्न करता है। वास्तव में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा प्राप्त कर चालन पट्टी में पहुंच जाता है जिससे संयोजकता पट्टी कहलाता है। इतना आप लोगों को नहीं जानना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ऐसे पदार्थ जिनका विद्युत चालकता चालक और अचालक पदार्थ के बीच होती है अर्धचालक कहते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे पदार्थ जिनका विद्युत चालकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच होता है, यानी उसी को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक के कुछ उदाहरण आप लोग देख लीजिए। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी अर्धचालक के उदाहरण है। और स्रोत कहाँ से है? ये भारतीय भवन स्रोत से लिया गया है। मतलब पुस्तक का स्रोत बता रहे हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल है? ऑप्शन देखने के बाद ही मालूम चलेगा। तो सही जवाब ब्रिटेन शामिल है। ब्रिटेन किस में शामिल था? तो मित्र राष्ट्र में शामिल था। बाकी आप लोग से पूछा कि धुरी राष्ट्र में शामिल कौन था? तो इटली, जर्मनी, जापान ये सभी धुरी राष्ट्र में सम्मिलित थे और मित्र राष्ट्र ही जीता था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में नहीं शामिल था। सितंबर 1939 यानी 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना उसे मित्र राष्ट्र कहते हैं। देखिए मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ये तीनों मेन प्रमुख देश थे और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली था। रूस भी आप लोग का मित्र राष्ट्र में ही था। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ में रूप में जाना जाता है? 82.5 डिग्री पूरब। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ये सभी सवाल आप लोग को आता होगा। इसमें इंपॉर्टेंट है कि भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से गुजरता है। 5 राज्यों का नाम मैं बता देता हूँ अभी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से भारत का मानक समय गुजरता है। और कुछ स्रोतों में इलाहाबाद के नैनी को भी बताया जाता है कि मेन है यह उत्तर से निकलता है और जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से इसका हम लोग गणना करते हैं। तो मेन है 5 राज्यों से भी गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये बात आप लोग को ध्यान रखना क्योंकि सवाल पूछे बनते हैं आप लोग के एग्जामिनेशन में कि मानक समय कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से मानक समय गुजरता है। मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है। अब है हिंदी का सवाल, देख लेते हैं क्या है। तो वाद्यवागम शब्द में कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वधु प्लस आगम। वधु प्लस आगम वाद्यवागम का संधि विच्छेद है। संधि के टोटल 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं, वृद्ध स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। यन संधि के उदाहरण आप लोग ये सही पढ़ लीजिएगा। आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा जिसमें इसमें मेन आप लोग का जो जीके जीएस उसको कवर करने में ये मैथ का भी पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आया बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 1968 में लगाया गया। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं नीचे मैं आप लोग को बता देता हूँ। बिहार में पहली बार 29 जून 1968 को लगाया गया था राष्ट्रपति शासन और 26 फरवरी 1969 तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। उस समय भारत का राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। बिहार के राज्यपाल
नित्यानंद कानूनगो थे। नित्यानंद कानूनगो। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 को लगा था। उस समय राबड़ी देवी थी। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। राबड़ी देवी उस समय का मुख्यमंत्री थी। इसमें नहीं दिया गया, लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित क्या है, तो आदिवासी समूह है संबंधित प्रधानमंत्री पीवीटीजी। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूह के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। पीजीटीवी का फुल फॉर्म है पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीवीटीजी के विकास की योजना जिससे उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को शामिल किया गया। योजना के प्रावधान के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। 1973 में डेवर आयोग ने आदिम जनजाति समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया जो जनजाति समूह में कम विकसित है। वर्ष 2002 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया था। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पीवीटीजी कर दिया गया था 2006 में। 13 नंबर सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 19/2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो इसरो एक काफी आसान सवाल है, जिसको नहीं भी आता होगा वही परीक्षा में टिक करके आया हूँ। नेक्स्ट नंबर है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति बनाई जाती है, उसको मंजूरी दी जाती है। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये बात ध्यान रखिएगा। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। फीबा क्या है? फीबा की स्थापना जिसको बोलते हैं बास्केटबॉल का फेडरेशन, उसको फीबा कहा जाता है। उसकी स्थापना 1932 में हुआ था। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 80(3) के अनुसार ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान, व्यवहार, अनुभव हो। विजयनगर साम्राज्य में अमरन शब्द का अर्थ क्या था? तो इसका सैनिक के अनुदान का विजयनगर साम्राज्य में अमरन शब्द का अर्थ था। विजयनगर साम्राज्य में अमरन शब्द का अर्थ सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान था। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। ये बात ध्यान रखिएगा। 17 नंबर सवाल तक पहुंच चुके हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है। हम लोग को 100 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, भागना नहीं है आप लोगों को। देखिए भागेगा तो आप लोग का दरोगा का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, आप लोग आने वाला है नोटिफिकेशन। तो उस सभी के टाइम पे आप लोग ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। यह अनुच्छेद 85 में दिया गया है। ध्यान रखें अनुच्छेद 85। देखिए आप लोग मेरा जवान को सुनिएगा क्योंकि मैं कहीं से सवाल उठा देता हूँ। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी उसका नाम है अनायमुडी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अनायमुडी किसकी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। ध्यान रखिएगा। अन्नामलाई पर्वत की चोटी है अनायमुडी। यह प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किसका? तो ऑस्टर का संवर्धन किया जाता है। ऑस्टर मोती प्राप्त करने के लिए ऑस्टर का संवर्धन किया जाता है। ऑस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है, इससे मोती प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा। ये सभी सवाल स्टैटिक के रूप में पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण क्या होता है? तो मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका द्वारा होता है। परितारिका द्वारा पुतली के आकार का नियंत्रण मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका, उसको आइरिस कहते हैं, आइरिस द्वारा होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। संरचना जो गोल होती है उसे परितारिका आइरिस कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। जो प्रकाश की मात्रा को भी पुतली द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। ये सवाल ज़्यादा पूछा जाता है कि किसको, मानव नेत्र में कौन सा भाग है जो मानव के जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो पुतली। तो कौन नियंत्रित करता है प्रकाश की मात्रा को मानव नेत्र में? तो ये बात ध्यान रखिएगा। पुतली मानव नेत्र का एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय प्रकाशग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया पर प्रकाश बनती है पीछे। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
उल्टा वास्तविक बनता है। नेत्र पर प्रतिबिंब ध्यान रखिएगा। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ये स्रोत एनसीईआरटी से लिया गया। कॉर्निया और आंख के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे एक्वियस ह्यूमरस कहते हैं। आंख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे यूट्रस ह्यूमरस कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, एक्वियस ह्यूमर और यूट्रस ह्यूमर। रेटिना में शंकु के आकार का कोन, जिसको कोन्स कहते हैं, कोन्स की कोशिकाओं रंगों की अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इन्हीं से हम रंग का आभास करते हैं। एक रॉड, जिसको क्षर रॉड कोशिकाएं, जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशीलता होती है। हम अपनी आंखों के रेटिना में क्षर कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण एक अंधेरे कमरे में या रात के अंधेरे में चीज़ों को देख सकते हैं। तो रेटिना क्षर आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो शंकु वाला है, जिसको कौन सेल बोलते हैं, वो हम लोग रंग से संबंधित है। और रॉड मैंने आप लोगों को बताया, रॉड सेल का तीव्रता को संवेदनशीलता बताता है। 21 नंबर सवाल तक है। निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो गुणोत्तर माध्य जो है वो सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, बाकी माध्यिका और हरात्मक माध्य सभी है। ये शायद मैथ का सवाल था क्या? देखिए, मैथ का सवाल था, तो आप लोग खुद से बनाइएगा। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या है? तो दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन, उसी को कहा जाता है अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग चलते हैं, बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तो अपवर्तनांक से संबंधित सवाल है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम पूछा जा रहा है। तो दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन, यह अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। जो सबसे ज्यादा सघन रहेगा उसमें अधिक अपवर्तनांक होगा। देखिए, दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशित विरल माध्यम। जो कम अपवर्तनांक वाला माध्यम वो विरल माध्यम, और अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम सघन माध्यम। आप लोग जानते होंगे, आप लोग ये लाइट का थ्योरी पढ़े होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को पुस्तक में दिया गया तो मैं लोगों को बताना फर्ज है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। तो देखिए, सघन माध्यम में जो होता है उसका लाइट का स्पीड कम होता है और विरल माध्यम में ज़्यादा स्पीड हो जाता है चाल। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। बात ध्यान रखिएगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसमें? तो सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है और ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ऐसे आप लोग देखे होंगे। ये आप लोग का विरल माध्यम, यह सघन माध्यम। तो विरल माध्यम तो जब सघन माध्यम में आएगा तो ये थोड़ा अभिलंब से झुक जाएगा, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ये प्रकाश से दूर हट जाएगा। यही थ्योरी है, आप लोगों को पता होगा। चलिए हम लोग अब 23 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। सतलज तथा काली के मध्य कौन सा हिमालय जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय को सतलज और काली हिमालय के मध्य रखा गया है। सतलज तथा काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटी के आधार पर सर सिडनी बुलार्ड ने हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन किया था। पहला है पंजाब हिमालय, इसकी टोटल लंबाई 560 किलोमीटर है और यह सिंधु और सतलज के नदियों के बीच में है। कौन? पंजाब हिमालय, सिंधु, सतलज, पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय, सतलज और काली कुमायूं हिमालय। नेपाल हो जाएगा काली और तीस्ता हिमालय, नेपाल काली और तीस्ता हिमालय। असम तीस्ता और दिहांग हिमालय, असम तीस्ता एवं दिहांग। ये सभी मैंने आप लोग को याद कराने का प्रयास किया। चलिए दोबारा बोल देता हूँ जिससे आप लोग को याद हो जाए। पंजाब बोलेगा तो सिंधु सतलज, सिंधु सतलज पंजाब। कुमायूं बोलेगा तो सतलज एवं काली, सतलज काली पंजाब कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय बोलेगा तो काली और तीस्ता। देखिए आप लोग क्रम से बढ़ते जाने, पहले सिंधु से सतलज, फिर सतलज से काली, काली से तीस्ता, फिर तीस्ता से दिहांग। ऐसे करते हुए आप लोग क्रम से याद कीजिएगा तो आप लोग को याद जल्दी हो जाएगा। देखिए सिंधु, सतलज, सतलज, काली, काली, तीस्ता, तीस्ता, दिहांग, सभी आप लोग को ध्यान हो गया होगा। चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहते हैं। भारत में उदारीकरण मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था, 1991 में लाया गया था। लोग देखेंगे, उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है। अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियमों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना, यह मुख्यतः उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देने की निजीकरण ही कहलाता है।
एक है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण है किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, जिसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। 25 नंबर सवाल, 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनिथिस्ट किसने लिखा है? तो ये राम मोहन रॉय ने लिखा है गिफ्ट टू मोनिथिस्ट 1809 में। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के विनोद चंद्रन हो जाएगा, के विनोद चंद्रन। इसकी स्थापना पूछे कब हुआ था? तो 1916। ध्यान रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन। हाल ही में विपर्जय खबरों में था वह क्या है? तो चक्रवात है विपर्जय। देखिए करेंट अफेयर से भी संबंध बनते हैं अब लोगों को दरोगा के एग्जाम में। खबरों में रहा विपर्जय एक चक्रवात था, यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्र तट से टकराया था। इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? इसका नाम है कहलगांव। देखिए कौन कौन महाराष्ट्र में है ताप परियोजना, वो हम लोग पहले देखेंगे। तो तिरोड़ा है, चंद्रपुर है और एक है ट्रॉम्बो। ये तीनों महाराष्ट्र में है। और कहलगांव आप लोग महाराष्ट्र में नहीं, ये कहाँ पे? तो कहलगांव बिहार के भागलपुर में है। कहाँ है? बिहार के भागलपुर जिले में है। ध्यान रखिएगा भागलपुर। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6वां भाग होता है। ये सवाल आप लोगों को काफ़ी बार बताया है कि अगर किसी का भार पृथ्वी पर 60 किलो है तो उसका भार चंद्रमा पर 1/6वां भाग हो जाएगा, यानी 10 किलो हो जाएगा। देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे वस्तु उस पर अपने वस्तु की ओर आकर्षित करता है, उसी को ही स्मॉल जी बोलते हैं। स्मॉल जी यानी गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान से 1/6 है। 1/6 है जी का मान पृथ्वी के भार से। चलिए इसका हम लोग खगोलीय द्रव्यमान देख लेते हैं। पृथ्वी का खगोलीय द्रव्यमान है 5.98 × 10 की पावर। इससे भी आप लोग खुद से पढ़िएगा, ये सवाल नहीं पूछे जाते एग्जामिनेशन में। जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग को PDF दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। पहला है पानी का क्वथनांक सेल्सियस में बताइए। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में पूछे तो उतना ही है, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है सेल्सियस में। ध्यान रखिएगा। चलिए नीचे देखते हैं। वायुमंडल दाब पर तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे ही उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प में बदल जाता है। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन है। तो केल्विन में पूछे तो 373, और 0 सेल्सियस में केल्विन का मान पूछे तो आप लोग यहाँ दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस बोला जा रहा है तो 100 को जोड़ देंगे 273 केल्विन में, तो 373 केल्विन बराबर आप लगा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसीलिए देखिए बॉइलिंग पॉइंट बराबर 373 और सेल्सियस में पूछे तो 100। अब यहाँ पे 31 नंबर सवाल, रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि को क्या बोला जाता है? तो तरलता घटती है, तरलता घटाती है, रिवर्स रेपो रेट का कार्य है। देख लेते हैं रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता घटती है। रिवर्स रेपो रेट दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करती है। अल्पकालीन ऋणों पर प्रदान करते हैं, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट दर RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालती है या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव देखते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी तो वह ऐसा हो जाएगा। अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि किया जाएगा तो पहला प्रभाव पड़ेगा वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी हो जाएगी, बाजार में तरलता में भी कमी होगी, परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी। बैंक अपना ब्याज दर बढ़ा देगा, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट में जानते हैं आप लोग क्या होता है, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी हो जाएगी, उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट आएगी, समग्र मांग में कमी होगी, मुद्रास्फीति नियंत्रण किया जा सकता है। इसके माध्यम से वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में भी कमी आ जाएगी। इसलिए अगर आप लोग मुद्रास्फीति नियंत्रण करना है, इसका प्रभाव दिया गया है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो मुद्रास्फीति नियंत्रण हो जाएगा। गागर में सागर भरना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो इसका है थोड़े शब्दों में अधिक कहना गागर में सागर। गागर में सागर भरना मुहावरा शब्द बताया है। एक और मुहावरा है, देखिए, हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर अगर आप लोग सरसों उगाइएगा तो वो असंभव कार्य को भी आप लोग कर दीजिएगा, उसी में बोलते हैं हथेली पर सरसों को उगाना। छाती दूनी होना, तो छाती दूनी होना मतलब उत्साहित होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, सिर्फ कल्पना करना ही
ये सभी मुहावरे हैं। 33 नंबर है, देखिए धुआंधार जलप्रपात संबंध किस नदी से है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। ये सभी सवाल आप लोग को आता होगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल के ऊपरी भाग से तीव्र गति से नीचे की ओर जाता है, अत्यधिक नीचे की ओर जाता है, उसको जलप्रपात कहते हैं। जल के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अधिक ऊंची नीची तथा शैल कठोर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश के राज्य के जबलपुर जिले में है। पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के किस जिले में है धुआंधार जलप्रपात? मैंने बता दिया, धुआंधार जबलपुर। एक है दूधसागर और कपिलधारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर ही है। दूधसागर और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। दूधसागर, कपिलधारा और एक है धुआंधार। तीनों ध्यान रखना, ये मैथ का सवाल है। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से कितना अधिक पर अंकित करना चाहिए कि उसको अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो? तो ये सवाल आप लोग बना दीजिएगा, आप लोग को आता होगा, इसमें आप लोग PDF से सॉल्व कर लीजिएगा। 35 नंबर सवाल है, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। समास जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास के टोटल 6 भेद हैं, अव्यय भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व और कमधारय। तो सभी 6 समास आप लोगों को देखने को मिलते हैं। समास के टोटल 6 भेद हैं, अव्यय भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु आप लोग जो संख्या वाला उसको द्विगु कहा जाता है। द्वंद्व जो आप लोग का जोड़ा में दिखते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। और कर्मधारय समास में विशेषता बताता है। और तत्पुरुष समास में हो गुरु से दक्षिणा। तो देखिए आप लोग जब भी आप लोग किसी भी शब्द को तोड़िएगा तो से का मतलब निकले तो वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के दूसरे पद प्रधान होते हैं। इस समास के विग्रह करने पर कारक प्रकट होता है। मैंने बताया था कारक प्रकट होता है। जैसे गुरु दक्षिणा शब्द में समास विग्रह करने में अपराध होता है, गुरु के लिए दक्षिणा, विग्रह में कारक चिन्ह के लिए प्रकट हुआ था। यह तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ हो गया। अब हम लोग यहाँ जाएंगे। देखिए सिमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है कि सिमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य, तो ये पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। तो ये इसका सही हो जाएगा। देखिए 36 नंबर सवाल स्क्रीन के सामने, सिमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना अथवा आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना सिमेटोग्राफ संशोधन विधेयक का संबंध है, ध्यान रखना है। मैंने बता दिया। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रशासन मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया था। अनुराग ठाकुर। निम्नलिखित में किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। और आज का आप लोग आखिरी नंबर सवाल है, आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताइएगा कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। इस सवाल आप लोगों को कमेंट में बताना है। और आज का ये 38 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पूरा कर दिए हैं। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन करने में लगभग आप लोग का ये काफ़ी मोटा किताब है। तो इसे 1 या 2-3 पार्ट करके आप लोग का एक क्वेश्चन बैंक में ख़त्म कर दूंगा। तो ऐसे ही आप लोग का मैं करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, PDF के लिए डाउनलोड करें, PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। तो वहाँ पर जिनको भी PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिनको भी PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इसका कमेंट में आंसर बताएं। और पार्ट 2 में टोटल 100 क्वेश्चन कवर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जितने अन्य इसके जो बच जाएंगे सेट उसको भी धीरे धीरे कर कवर कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं।